Hello and welcome to Audio Gyan. Today we have one of India's most talented comedian, screenwriter and lyricist Varun Grover. Varun won the National Film Award in 2016 for Best Lyrics for his song Moh Moh Ke Dhage from Dum Laga Ke Haisha. Apart from writing lyrics for Bollywood films like Gangs of Wasepur, Udta Punjab, Aankho Dekhi, Raman Raghav, Fan and many others, he is famous for being a writer of the critically acclaimed Masan. Thanks Varun for being on the show and giving us your time. It's a real honor to have you on Audio Gyan. हमारा कॉन्वर्जेशन मेनली मैंने टाइटल रखा है क्रिएटिव चैलेंजेस बोल के. तो सबसे पहला सवाल मुझे पूछना है आपको कि सो इन दिस क्रिएटिव फील्ड जनरली बोला जाता है कि क्रिएटिविटी थ्राइव्स ऑन लिमिटेशन. तो मुझे पूछना है कि ये लिमिटेशन कौन डिफाइन करता है, और इसी का एक्सटेंडेड क्वेश्चन ये है कि अगर लिमिटेशन आर्टिस्ट रखते हैं या कोई भी रखता है तो पीपल व्हाई डू दे गेट ऑफेंडेड. ओके, सो एक तो अच्छा 3 हिस्सों में ही लेते हैं इसको. एक तो ये कि आई डोंट नो इफ क्रिएटिविटी और क्रिएटिव फील्ड थ्राइव्स ऑन लिमिटेशंस इज द कंप्लीट ट्रूथ. क्योंकि बहुत तरह से क्रिएटिविटी दोनों तरह से होती है. इट्स ऑलवेज अ पुश एंड पुल थिंग कि कभी कभी होता है कि आपको फ्रीडम मिलता है इसलिए आप क्रिएटिव होते हो. कई बार होता है कि लिमिटेशन होती है इसलिए क्रिएटिव होते हो. और दोनों ही तरह से आई थिंक ग्रेट आर्टिस्ट बने हैं दुनिया भर में. बट स्टिल लिमिटेशन शायद उस तरह से अगर देखा जाए कि लिमिटेशन क्योंकि अंदर होती हैं, हमारे बाहर नहीं होती हैं, तो लिमिटेशन को तोड़ना ही एक तरह से क्रिएटिव प्रोसेस का पर्पस बन जाता है. सो इफ यू फॉर एग्जांपल आई वुड से अगर कुछ भी आपके अंदर जितने भी इश्यूज हैं अगर बचपन के, मैं तो ये मानता हूँ कि कोई भी जो आर्टिस्ट बनता है वो 5-6 साल की उम्र से लेकर 17-18 साल की जो जिंदगी है उसके बीच बन जाता है. उसके बाद फिर वो रियलाइज करने का प्रोसेस होता है कि आप क्या बने हैं. वो भले उस दौर में बिटवीन 6 to 18 यू वॉन्ट नो व्हाट काइंड ऑफ issues you are living with, but the rest of the life is mostly spent in dealing with those issues or discovering those issues or using that knowledge, that I don't know, angst, that the memories of that time into channeling them into your art. तो वो limitation उस तरह से है कि you have lived the life and now the rest of your life after 18 is basically rediscovering that life through a different lens, through a different medium also. So limitation सबसे पहले हम ही डिफाइन करते हैं. तो अगर मेरे अंदर बहुत ज्यादा, जैसे मैं सिर्फ अपनी बात करूं तो I was overweight as a kid. तो मैं बहुत bullied था. I come from a family जिसमें बहुत ज्यादा प्यार मिला है बचपन में. मतलब ऐसा कभी भी हुआ नहीं कि सवाल किया गया हो कि अच्छा पढ़ो या ऐसा करो या वैसा करो. तो उस तरह से घर के अंदर कोई बाउंड्री नहीं थी, कोई लिमिटेशन ऊपर से नहीं थी. लेकिन क्योंकि बुलिंग थी और उससे मिलके घर के अंदर जो माहौल था जहाँ पे कि बहुत ज्यादा प्यार और रिस्पेक्ट मिल रहा है, वो दो अलग एस्पेक्ट हो गए मेरी लाइफ के. एक घर के अंदर है और जहाँ पे प्योर रिस्पेक्ट मिल रही है जो भी आप हो, और एक घर के बाहर है जहाँ पे जो आप हो उसी की वजह से डिसरिस्पेक्ट मिल रही है, एटलीस्ट फिजिकली जो आप हो. सो वो इम्बैलेंस जो क्रिएट हुआ जो उस समय, दैट शेप्ड माय पर्सनालिटी. सो आई ट्राइड टू बिकम मोर दिस कंफ्यूजन बिटवीन मी कि मैं कन्फ्रंटेशनल बनूं या मैं प्लीजिंग बनूं. मैं बाहर जाके मैं लड़ भी सकता हूँ जिससे कि लोग बुली करना बंद कर दें, या मैं प्लीज कर सकता हूँ उनको जिससे बुली करना बंद कर दें. तो ये दोनों ही चीजें मेरे अंदर आज हैं और वो दोनों चीजों को मैं इस्तेमाल करता हूँ इन माय आर्ट. तो when I do stand-up comedy, so there is always that thing where I offend somebody and the very next moment I
I please them with something which is innocent or which is humorous, and so that made me a stand-up comedian. I think that aspect of my life. So it was a limitation at that time. Now, who defines these limitations? I feel it's always again a mix of where you are born, in what kind of family you are born, what are your surroundings, what is your emotional quotient actually. IQ मतलब बहुत IQ से मुझे नहीं लगता है आर्ट का कोई बहुत ज्यादा रिश्ता है, लेकिन EQ से बहुत ज्यादा है. तो वो इमोशनल क्वेश्चन क्या है आपका, और उससे आप अपनी लिमिटेशन डिफाइन कर देते हो. कुछ चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, कुछ चीज़ों से आपको बिल्कुल डर नहीं लगता है. और ये सब भी बचपन में बनते बनते यू बिकम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हु समटाइम्स ग्रोज अप टू बिकम से फाइटर पायलट एंड स्टिल इज अफ्रेड ऑफ आई डोंट नो रैट्स. ये चीज़ें कहीं कहीं आपके अंदर होती हैं, अधिक तरह से वो मैनिफेस्ट होती हैं. तो लिमिटेशंस आप भी अकेले नहीं डिफाइन करते हो, बहुत बड़ा एक एटमॉस्फेयर है जो डिफाइन करता है, बट यू आर इन कंट्रोल ऑफ इट आफ्टर अ पॉइंट वेयर यू कैन डील विद इट एंड cover them, be aware of it, and start dealing with them in a creative manner, which is what artists do, I feel. Even if you're not an artist, but some other manner, which is, I don't know, people play, people start playing, people start developing a hobby. Now, why somebody develops a hobby of, for example, gardening, or somebody develops a hobby of, I don't know, solving crossword puzzles. So there is always, I feel there is always a reason buried in their past why they tend to, do one particular thing, which solves their inner conflict, or at least puts it on hold for a while. तो वो चीजें हैं. कोई मेडिटेशन करता है, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई क्रॉसवर्ड सॉल्व करता है, कोई सुडोकू करता है. So that's, I don't know, am I answering your question or going on? काफ़ी अलग पर्सपेक्टिव मिला मुझे, जिसमें कि लिमिटेशन अंदर की लिमिटेशन से अगर स्ट्रगल कर रहे हो तो शायद अलग ढंग से क्रिएटिविटी निकलेगी. बट बाहर की लिमिटेशन तो फॉर एग्जांपल इज ईरान, ओके, और आवर ओन सिनेमा, इफ वी टॉक स्पेसिफिकली ऑफ सिनेमा, तो वो है. बट वो तो that I feel is not a bigger issue for me personally. I mean, yes, it is an issue. I mean, but still it is something which all artists should always be ready to counter. Because artist आप हो, सामने वाला आर्टिस्ट नहीं है, उसको नहीं पता है उतना, और उसके पास वो आर्टिस्टिक स्मार्टनेस, क्लेवरनेस नहीं है जिससे कि वो इसे निकल सकता है. लाइक ईरान को इतना स्ट्रॉन्ग वहाँ पे रेजिस्टेंस है कुछ भी करने के लिए. लेकिन वो लोग फिर भी बनाते हैं ना अपना सिनेमा, एंड दे स्टिल मैनेज टू से व्हाट दे वांट टू से स्मार्टली. सो आर्टिस्ट के पास वो चीज है, आर्टिस्ट के पास स्मार्टनेस है, क्रिएटिविटी है, सो वो चीजें उसको रोक नहीं सकती. सो फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पर अगर कुछ सोशल रिस्ट्रिक्शंस हैं ईरान में, अगर मतलब ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो अगर कुछ नया ये लेके आ रहे हैं, फिल्म लेके आ रहे हैं, या नया कुछ इशू बताने जा रहे हैं, तो द काइंड ऑफ सिनेमा दे आर मेकिंग विल अपील इन द एंड. बट वैसे इंडिया में तो इतना नहीं है, जहाँ पे बहुत चीज़ों का फ्रीडम है, तो वो फ्रीडम का एक्स्ट्रा एडवांटेज लेके हम ऑफेंड कर रहे हैं, ऐसा लगता है आपको? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कोई भी आर्टिस्ट सिर्फ ऑफेंड के लिए काम कर रहा है. वो तो मतलब इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ योर लाइफ. सो नहीं, बट एक ऑफेंड, सॉरी, बट अंदर एक होती है ना, कुछ बताने की चाह होती है, वो बहुत स्ट्रांगली कम्युनिकेट करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी. तो कभी कभी वो लाइन क्रॉस करनी पड़ती है. तो हाँ, लेकिन लाइन किसी को कभी पता नहीं होती, क्योंकि लाइन तो वो सुनने वाले के अंदर है ना, मेरे अंदर नहीं है. मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरी लाइन अलग है, सुनने वाले की अलग है. मैं अपनी लाइन कभी क्रॉस नहीं करूंगा, वो कोई कर नहीं सकता है. नो आर्टिस्ट कैन क्रॉस देयर ओन लाइन, बिकॉज इफ दे आर डूइंग समथिंग दैट डेफिनेटली मीन्स
दैट उनकी लाइन वहाँ है। अगर मैं कोई भी फिल्म बना रहा हूँ और फिल्म के अंदर कोई सीन है जिसमें कि फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, एक सेक्स सीन है, मेरी लाइन है, मैं दुनिया भर की फिल्में देखता हूँ, मेरे हिसाब से सेक्स सीन में इट्स ओके टू शो न्यूडिटी एंड नॉट जस्ट किसिंग, बट वो मेरी लाइन है। तो मैं वो उसको दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं दिखा सकता हूँ और क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से फिल्म में वो जरूरी है और देखने वालों की लाइन नहीं है, मुझे ये पता। सो आर्टिस्ट कैन बी अवेयर ऑफ अदर्स लाइंस आल्सो, जो मुझे पता है हिंदुस्तान में मैं नहीं वो पास करवा सकता ना सेंसर से। आई कांट शो न्यूडिटी ऑन स्क्रीन एंड बिलीव लाइक थिंक कि सेंसर उसको पास कर देगा। सो आई नो, बट मेरी लाइन वो नहीं है। मेरी लाइन जो है, मैं वहां जाके वापस आया हूँ क्योंकि मुझे पता है किसी और की लाइन वो क्रॉस हो रही है, बट आर्टिस्ट की लाइन नहीं क्रॉस होती है। आर्टिस्ट की लाइन हर एक के अलग, कई ऐसे आर्टिस्ट होंगे जिनकी सच में वो लाइन नहीं है, वो बोलेंगे कि हम नहीं दिखाएंगे, हम नहीं न्यूडिटी दिखाते हैं। बहुत सारे एक्टर्स हैं जो बोलते हैं कि हम किस नहीं करते हैं ऑन स्क्रीन, उनकी लाइन है। और कुछ हैं जो करते हैं। सो देयर इज इमरान हाशमी एंड देयर इज शाहरुख खान, और दोनों अपने अपने फील्ड में सक्सेसफुल हैं, जो भी अपने उनका फैन बेस एक है, एंड बट दैट्स देयर लाइन। सो नोइंगली या सिर्फ आउटरेज किसी को करने के लिए भी अगर कोई आर्टिस्ट लाइन क्रॉस कर रहा है तो इट्स जस्ट आर्ट। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई देयर इज सच I mean I understand, but I don't understand why it's not easily understood by others. It's just art. It's just words or images, as long as it's not provoking somebody to commit a crime. I don't know. बाकी सब तो कहानी। कूल। तो जो दूसरा सवाल है वो एक्चुअली बहुत सालों से काफ़ी क्लीशे होगा, लेकिन मुझे आपका पर्सपेक्टिव जानना है उसमें, और बहुत सालों से मेरे दिमाग में पर्सनली भी रहा है, विच इज़ शुड आर्ट डिपिक्ट सोसाइटी और सोसाइटी लर्न फ्रॉम हाउ आर्ट इज इवॉल्विंग? आई डोंट थिंक दोनों में से कुछ भी जरूरी है, क्योंकि शुड जैसा सवाल ही मेरे लिए, मतलब शुड इज आई थिंक द वर्स्ट वर्ड इन द एंटायर इंग्लिश डिक्शनरी, बिकॉज इट पुट्स one person's expectations on another. Like you should do this, even if it's like you should drink water 5 times a day. Why is anybody telling me to do that? मैं खुद पीऊंगा, मुझे अगर प्यास लगेगी, तो ये शुड कहाँ से आया है इसमें? तो शुड जो है ना, वो मुझे जनरल चीजों में भी नहीं पसंद है, आर्ट और इसमें तो बिल्कुल ही पसंद नहीं। Why should art learn from society? Why should society learn from art? It's just it happens. Okay, जहाँ पे आप शुड नहीं लगाएंगे, आप किसी को बोलें कि दिन में 5 बार पानी पीना है, अब ना बोलें, तो क्या वो पानी पीना छोड़ देगा? नहीं होगा ना ऐसा। So वो खुद होगा। जो चीज नेचुरल प्रोसेस है उसके बीच में शुड आना is basically putting your own prejudice, putting your own expectations onto that natural process. तो आर्ट और सोसाइटी जुड़े हुए हैं, क्योंकि आर्ट कोई मैं जाके ऑस्ट्रेलिया के नीचे कोई टापू पे बैठ के मैं आर्ट नहीं बना रहा हूँ। मैं बॉम्बे के बीच में रह के आर्ट बना रहा हूँ, मैं दिल्ली के बीच में रह के आर्ट बना रहा हूँ, मैं लखनऊ में रह के आर्ट बना रहा हूँ। ये सारी चीजें शहर और सोसाइटी के बीच में हो रही हैं, वो मुझे इन्फ्लुएंस कर रही है, इसी वजह से आर्ट बन रही है। सो देयर इज नो वे आई कैन स्टॉप दैट। द मोमेंट आई स्टॉप दैट, इट डाइज। सो द मोमेंट आई स्टॉप ड्रिंकिंग वाटर जस्ट बिकॉज नोबडी टोल्ड मी टू ड्रिंक इट, आई डाई। सो वो हो ही नहीं सकता है कि मैं वो बंद कर दूं। सो ऑटोमेटिकली एन आर्ट एंड आर्टिस्ट इंटरैक्ट फ्रॉम सोसाइटी, गेट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम सोसाइटी। उसमें कोई बोलने की बात ही नहीं है कि ये, और जो आर्ट आपको लग रहा है कि सोसाइटी से जुड़ी हुई नहीं है, हो सकता है उसमें सोसाइटी का कोई वो एस्पेक्ट हो जो आपको नहीं पता, और वो और आप धीरे धीरे आपको किसी दिन हो सकता है पता चले। जैसे मंटो की कहानियां थी, उस समय वो कहा गया कि अश्लील हैं और गलत हैं और ये सब नहीं होता है और ये सब कौन करता है, और सिर्फ इसलिए कि ये अश्लील लगी उनको, क्योंकि उन्होंने सोसाइटी का वो हिस्सा नहीं देखा था। द रेड लाइट एरिया एंड ओवर फीमेल सेक्सुअलिटी, he talks about
और मेल सेक्सुअलिटी वो नहीं देखा है उस सभ्य समाज में जिन्होंने, तो उनके हिसाब से वो सोसाइटी नहीं है, तो उनके हिसाब से वो गलत है, तो उनके हिसाब से उस पर केस चलना चाहिए क्योंकि वो गलत बातें कर रहा है। लेकिन था क्या वो सच में था, बस सोसाइटी का वो एक हिस्सा था जो हमने नहीं देखा था। तो अगर आप आज के तारीख में आप बोलें कि आप क्यों की फिल्म देखें, गांडू आप देखें, आप देख के आपको शौक लगेगा, आपको लगेगा कि ये कितना ज्यादा अश्लील और ऐसी चीज दिखा रहे जो सोसाइटी में नहीं होती है, लेकिन हो सकता है होती हो, किसी ऐसी जगह में होती है हम अभी नहीं पहुंचे। सो दूसरा हिस्सा क्या, सोसाइटी को आर्ट से सीखना चाहिए। अगेन दैट इज same answer, that is something which happens naturally. Okay, the society can't stay away unless it becomes like, I don't know, some of those Islamic countries जहाँ पे म्यूजिक बैन हो सकता है, जहाँ पे एक तरह का सिनेमा बैन हो सकता है, तो वहाँ पे जहाँ एस्टैब्लिशमेंट बीच में आ जाए, या पाकिस्तान है जहाँ पे यूट्यूब बैन हो गया, और या अपना देश है जहाँ पे कुछ चीजें बैन है, कुछ चीजें अलाउड नहीं है, तो वो सोसाइटी आर्ट से वहाँ इंटरेक्ट नहीं कर पा रही है बिकॉज द एस्टैब्लिशमेंट कम्स विद इट शुड एंड शुड नॉट एंड बट अदरवाइज। सो वो अगर भूल जाए, उसके अलावा जितनी भी आर्ट है वो सोसाइटी उसे कुछ ना कुछ तो सीख ही लेगी ना। वो भले ही वो मसाला फिल्म हो, भले ही वो आर्ट फिल्म हो, भले ही वो आई डोंट नो किसी भी तरह की पेंटिंग हो, जिससे ठीक है कम लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं एज कम्पेयर टू सिनेमा, बट स्टिल इट्स देयर एंड पीपल आर इंटरैक्टिंग। एंड अगेन देयर इज नो वे, यू कांट लाइक शट योर आइज टू अवॉइड आर्ट। आप जा रहे हो रोड पे हर चीज आर्ट है, रोड पे हर चीज डिजाइन है। आप पोस्टर देख रहे हो, आप फिल्म नहीं देख रहे हो, आप फिल्म का पोस्टर देख रहे हो, वो भी एक आर्ट है। आप रोड पे जा रहे हो तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, और अवॉइड नहीं कर सकते हो का मतलब ये भी है कि आप उससे कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे हो, या कुछ ना कुछ तो वो आपके अंदर जा रहा है, कहीं ना कहीं आपको चेंज कर रहा है। एक्टिव इंटरेक्शन कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं, लेकिन पैसिव इंटरेक्शन ऑफ आर्ट एंड सोसाइटी इज ऑलवेज देयर एंड नोबडी कैन स्टॉप इट। So third and the last question is how do artists be aware of themselves that they don't lose focus on quality? क्योंकि जैसे ये मीडियम्स बढ़ते जाएंगे वैसे फेमस होने का ज़रिया भी बढ़ते जाएगा, तो बहुत चांसेस है कि आप बहक सकते हो या बस लाइमलाइट में रहने के लिए वो क्वालिटी को इग्नोर कर सकते हो। तो आप ये कैसे मेंटेन करते हो? क्योंकि मैंने आज अभी जितना भी स्टार्टअप कल्चर या स्टार्टअप बूम हुआ है इन टर्म्स ऑफ कॉमेडी, आपका काफ़ी इंसाइटफुल, इन डेप्थ और अलग टाइप की कॉमेडी होती है, तो आप कैसे मेंटेन करते हो? और बडिंग स्टैंड अप कॉमेडियंस के लिए आप कुछ टिप दे सकते हो जिससे कि क्वालिटी लूज ना हो? Okay, again, I don't like doing this. I don't like giving tips because every artist has his or her own process. और वो गिर के ही, मैंने भी कौन सा ऐसा मतलब पहली बार में कोई चीज नहीं मारा था, गलतियां सब करते हैं और गलतियों से ही सीखते हैं। So every, I think the only thing is you should be ready to fail and ready to take the risk in terms of ये नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा ये मतलब ओवर थिंकिंग और सेकेंड गेसिंग द ऑडियंस, विच आई डोंट लाइक। इफ यू लाइक समथिंग योरसेल्फ, इफ यू आर कन्विंस्ड, गो फॉर इट, नो मैटर हाउ ऑब्सक्योर इट इज, हाउ नीश इट इज, हाउ अगेंस्ट करंट मार्केट ट्रेंड इट इज, बिकॉज you know, if you go by market trends, you'll never stand out. So you have to take that risk. You have to do something which makes people say, probably some of the people say कि he's crazy or she's crazy, you know. So वो करना पड़ेगा आपको, मतलब आप मार्केट का जो ट्रेंड है उसको देख के चलोगे तो कुछ नहीं होगा, या होगा, अगेन आई डोंट नो, मतलब होगा लेकिन आई फील कि यूनिक वॉइस नहीं आएगी। सो दैट इज समथिंग व्हिच आई फॉलो, कि to avoid market, to avoid advice from MBAs at any cost. And the second thing is, it's a long road. So of course, आज जो आप करोगे, आप अगर पूरी कन्विक्शन से करते हो, आपको अच्छा भी लगता है, I'm sure 4 साल बाद, 5 साल बाद you'll hate it.
which is a great thing. So that's the thing. That's when you know you are growing as an artist. If you're still in love with what you were doing 4 years ago, 5 years ago, then definitely you need to have a relook at what your work is doing. So वो बहुत जरूरी है मुझे लगता है. Constant reassessment of your work, being aware of like growing as an artist, like, and growing simply means being more aware of who you are rather than how people are responding. People are responding is another thing. You know, how your work is being taken or how your work is being appreciated. Yeah, that's another thing. I mean, that I avoid listening to that kind of feedback, and I avoid falling into that trap कि अच्छा award मिल गया, अच्छा तालियां मिल गई. That I think is it can send you into delusions. वो बहुत स्ट्रांगली मैं अवेयर रहता हूँ कि कोई कुछ भी बोल रहा है तो मैं सुन लेता हूँ, लेकिन उसको सीरियसली नहीं ले सकता क्योंकि अपने काम का बेस्ट जज नहीं हूँ. सो आई डोंट वांट टू गिव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सम. आई कांट डू दैट. सो आई असेस माय वर्क ऑन माय ओन एंड which is a constant process. हर 6 महीने 8 महीने पे you go back to what you had written, what you were doing as a comedian or lyrics writer or script writer, and you read it again and you feel कि okay, this was okay, but इसमें ये गलतियाँ थी. अगर गलतियाँ दिख गई हैं तो that's all you need to know about yourself. ये गलतियाँ थी मेरे thought process में, ये गलतियाँ थी मेरी politics में, ये गलतियाँ थी मेरे क्राफ्ट में, तो वो सब बस करना पड़ता है. सो दैट्स ऑल आई डू एंड आई होप ऑल आर्टिस्ट गेट टू डू दैट. हालांकि और बहुत कुछ है बात करने के लिए और मुझे आपके आइडियोलॉजीज और पर्सपेक्टिव्स जानने हैं, पर समय को देखते हुए हम हमारी इस बातचीत को यही समाप्त करते हैं. होप यू एंजॉयड द कॉन्वर्सेशन विथ मी टू. हाँ, मजा आया मुझे. Stay tuned for more Audio Gyan next week. Till then, bye.